सुशांत केस में हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर दिन के साथ रिया चक्रवर्ती के परिवार की मुसीबत बढ़ रही है और आज लगातार तीसरे दिन भी सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। हालांकि आज रिया की मां से सवाल नहीं होंगे। रिया के पिता के साथ शौविक चक्रवर्ती पर भी जांच एजेंसीज फंदा कस रही हैं। आज ईडी शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर सुशांत सिंह केस को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। एक बार फिर इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं, वो डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे हैं और आज उनसे फिर पूछताछ होनी है। विद्या इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ ऑफिस से, हमारे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ। विद्या, देखिए आज लगातार तीसरा दिन है इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ का। अभी तक की पूछताछ में क्या सवाल है, क्या जवाब सामने आए हैं, क्या खबरें सामने आई हैं और सीबीआई जिस तरह से इंद्रजीत चक्रवर्ती को ग्रिल कर रही है, क्या समझे ये दिशा किस तरफ जा रही है, ये जांच किस तरफ जा रही है? विद्या जी देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल कई सारे पेंच हैं। एक तो जाहिर सी बात है, जो शौविक चक्रवर्ती का जो नया रोल उभर के आ रहा है इस पूरे मामले में, जो ड्रग एंगल जो बहुत बड़ा निकल के आ रहा है, उसमें पूछताछ बहुत जरूरी है। इसी वजह से अगर आपको याद हो, कई सारे चैट्स इसमें सामने आए थे जिसमें एक डैड का भी रेफरेंस था जो शौविक ने दिया था। क्या वो डैड यानी कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के फादर हैं, पिता हैं, या फिर कोई और है जिनके लिए वो कोड वर्ड है? ऐसी तमाम बातें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है। साथ ही जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, अगर आपको याद हो, आज तक नहीं वो चलाया था जहाँ पे ऑडियो क्लिपिंग में इनके फादर भी, रिया चक्रवर्ती के फादर भी, उनकी आवाज थी, वो प्रेजेंट थे। आखिर उनका क्या दखल था इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ये जानना बहुत अहम है। लेकिन आज के लिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं, सबसे अहम है कि इस पूरे मामले में जो पहली गिरफ्तारी नारकोटिक कंट्रोल ने की थी जैद की, उसको आज पेशी के लिए लेके जाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में ही उसे किला कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ अपनी जगह पूछताछ जरूर चल रही है, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल का जो शिकंजा है वो भी काफी कसता हुआ नजर आ रहा है। और जो पहली गिरफ्तारी हुई थी उसमें अब जाकर अब रिमांड में पुलिस क्या कहती है, एनसीबी क्या कहती है, किस तरह से रिमांड लेती है और क्या कह के रोल प्ले दिखाया जाता है बाकी लोगों का, ये देखना काफी अहम होगा आज के लिए। ठीक है विद्या, लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज के दिन का बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ इंद्रजीत चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश हो रहे हैं, आज फिर ये तीसरा दिन है, तो वहीं शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, शौविक से ईडी पूछताछ करेगी। और देखिए ये क्यों अहम है, क्योंकि इससे पहले बीते दिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं ड्रग्स के मामले में, उसको लेकर अब ये केस आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि इस तरह के सबूत जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मिले हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो को मिले हैं, जहां पर शौविक ड्रग खरीदने के मामले में इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। हालांकि जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हुई हैं उसको जांचना ईडी का काम है। तो रिया चक्रवर्ती भी इस बीच आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिससे इससे पहले 36 घंटे के करीब पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। उससे पहले ईडी ने इन्वेस्टिगेट रिया चक्रवर्ती को किया है। अब आपको ये दिखाते हैं कि शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो नए खुलासे हो रहे हैं उसका क्या मतलब है। एक ड्रग्स चैट से साफ हो गया है कि रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स की डीलिंग भी करता था। अक्टूबर 2019 के जो ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें शौविक अपने एक दोस्त को ड्रग्स दिलाने में मदद कर रहा है। शौविक ने अपने दोस्त को ड्रग पेडलर सूर्यदेव, करमजीत और जैद का नंबर फॉरवर्ड किया है। जैद वही शख्स है जिसे एनसीबी इससे पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस चैट से साफ हो रहा है कि शौविक न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि ड्रग्स की डीलिंग भी करता था और इसीलिए अब ईडी ने भी शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया है। मेरा डीलर बेवकूफी कर रहा है, क्या तुम मदद कर सकते हो? अपने डीलर से बात करता हूँ, तुम कहाँ हो? घर पर? मैं खार में हूँ, मैं आ सकता हूँ जब बोलो। मेरा डीलर अभी नहीं है, पर मेरे दोस्त कुछ नंबर भेज रहे हैं बर्ड के लिए। ये अच्छा बर्ड है। बर्ड कितने का होगा? 2 ग्राम के लिए 5000 शायद। मैं कुछ नंबर भेजता हूँ। करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप, ये तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया भाई। शेन फ्लेचर, जैदबू, ये लोग बर्ड देते हैं। इनसे बासित का नाम लेना। मेरा काम हो गया, अंधेरी जा रहा हूँ ड्रग्स लेने।
ड्रग्स कनेक्शन में अभी शौविक का नंबर आया है। जल्द रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ मुमकिन है। ईडी आज एक बार फिर सुशांत के दोस्त वरुण माथुर से सवाल जवाब करेगी। वरुण एक फर्म में सुशांत के पार्टनर थे। साथ ही ऋषभ ठक्कर से ईडी पूछताछ फिर करेगी। रिया की ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट में ऋषभ का नाम सामने आया है। ऋषभ बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं। विद्या हमारे साथ लगातार मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। विद्या, देखिए, अभी तक सीबीआई को हत्या को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ड्रग्स को लेकर जो एक के बाद एक ये नए किरदार, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, ये मामला इस वक्त ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, क्योंकि सवाल ये भी है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर बीमार थे, जिस तरह का दावा किया जा रहा है, तो भी अगर उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था, उनके इर्द गिर्द जो सर्कल मौजूद था वो ड्रग्स ले रहा था, तो यकीनन ये कई लोगों के ऊपर सवाल खड़े करता है। और ये जो चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, कैसे नार्कोटिक्स का इन्वेस्टिगेशन इनको लेकर आगे बढ़ने वाला है, ये भी बताएं। और देखिए, इस बीच ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। विद्या वहां पर मौजूद है। इंद्रजीत चक्रवर्ती को सीबीआई ने आज फिर बुलाया। ये तीसरा दिन है इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ का। हालांकि इससे पहले जो 2 दिन पूछताछ हुई उसमें रिया चक्रवर्ती की मां संध्या चक्रवर्ती को भी बुलाया गया था, लेकिन आज सिर्फ इंद्रजीत चक्रवर्ती पहुंचे हैं। आज रिया चक्रवर्ती की मां को नहीं बुलाया गया है। फाइनेंशियल डीलिंग्स से लेकर किस तरह के संबंध थे, इस पर जो है सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मामला इस बात को लेकर भी है, जो शौविक चक्रवर्ती के चैट से डैड लव्स में जो रेफरेंस आ रहा है, वो डैड लव्स या कोई कोड है, या फिर उन्होंने अपने पिता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस पर भी नजर रखे हुए हैं, और यही वजह है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी लगातार ग्रिल किया जा रहा है। जिस बात का जिक्र विद्या भी कुछ देर पहले कर रही थी, तो इंद्रजीत चक्रवर्ती को आज फिर सीबीआई ने तलब किया है। विद्या, कितना समय और रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को वहां पहुंचने के लिए? रिया के पिता को यहाँ पहुंचने में तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। मीनाक्षी, यहाँ पर अभी तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में वो लोग यहाँ मौजूद होते हैं, ताकि 11 बजे का जो समय दिया गया है उन्हें पूछताछ करने का, वो एकदम सही समय पर शुरू हो जाता है। 11 बजे से पहले वो लोग जरूर यहाँ पहुंच जाते हैं, ताकि जो भी पूछताछ हो उसमें वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हुए नजर आए। और यही वजह है कि जो इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहीं पर भी ये इनकी तरफ से कोई चूक ना हो, क्योंकि सीबीआई और बाकी एजेंसीज को कोई बहाना न मिले उन्हें गिरफ्तार करने का, ताकि वो कोऑपरेट करते हुए तो डेफिनेटली दिखें। यहाँ पर उनसे पिता से जो पूछताछ होगी वो कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि याद रखें, पिता का जो एक हस्तक्षेप था परिवार में, खासतौर से रिया और सुशांत के बीच में उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर, वो आखिर कितना था, क्या सिर्फ वो गाइड कर रहे थे या फिर उन्होंने और भी ज्यादा कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे। बहुत सारे अहम सवाल हैं जो सीबीआई पूछ रही है। एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है, ताकि कहीं पर अगर कुछ अटके कोई इंसान तो उससे कोई कुछ रेफरेंस लिया जा सके, उसको समझ में आ सके सीबीआई को कि यहाँ पर ये मामला गड़बड़ा रहा है। जैसी कोई हलचल होगी आपके पास लौटेंगे। मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से ही, ईडी दफ्तर के बाहर से। मुस्तफा, देखिए, आज शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है ईडी। ड्रग्स को लेकर शौविक चक्रवर्ती का जिस तरह से नाम सामने आया, और जो ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ डीलिंग में, ड्रग्स कंज्यूम करने में शामिल था शौविक चक्रवर्ती। लेकिन आज जब ईडी दफ्तर पहुंचना है, ईडी किस तरह से शौविक को किस एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी, और ईडी दफ्तर में आज क्या होने वाला है? जी, पहली बात तो यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही वो एजेंसी है जिन्होंने इस पूरे केस में ड्रग्स का एंगल सामने लाया है। रिया चक्रवर्ती का फोन जिन्होंने क्लोन कर ये व्हाट्सएप चैट्स निकाला, जिसमें एक ग्रुप सामने आया जिसमें ड्रग्स की बातें हो रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जब आज शौविक चक्रवर्ती पहुंचते हैं, तो ये जो एंगल होगा फाइनेंशियल एंगल नहीं होते हुए ये होगा कि गौरव आर्या के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो भी पूछताछ की है, उनके रिश्ते गौरव आर्या के रिया के साथ कैसे थे। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती का जो नाम, 2 पेडलर्स जिनको एनसीबी ने अरेस्ट किया है
है, उन्होंने लिया है कि हमने शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं। सैमुअल मिरांडा के जरिए ये ड्रग्स प्रोवाइड किए गए। सैमुअल मिरांडा घर के मैनेजर हैं सुशांत सिंह के। तो ये सारी जो गुत्थी है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुलझाने में लगी है कि कहीं ना कहीं क्या शौविक चक्रवर्ती ने कंज्यूम किया है ड्रग्स। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो एक बात ये भी साफ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद 9CB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो शौविक चक्रवर्ती को बुलाएंगे, सैमुअल मिरांडा को बुलाएंगे और फिर आगे की पूछताछ की जाएगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे मुस्तफा आगे अपडेट्स के लिए भी, लेकिन मुंबई पुलिस को दिए सुशांत की बहनों के बयान की अब बात करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स सामने आए हैं, इन स्टेटमेंट्स में क्या है, कैसे ये बयान रिया के दावों से अलग हैं, ये हम आपको बताते हैं। हम दोनों के बयान आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सुनिए सुशांत की बहन मीतू सिंह ने 8 जून के बारे में क्या कहा और रिया क्या दावा कर रही हैं। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। लेकिन सुशांत was behaving very slightly aloof with me और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था। फाइनली 8th को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दे वर स्ट्रेन फ्रॉम इंसेप्शन। शुरुआत से काफी तकलीफें थी। उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। माया नगरी को नशे के महाजाल ने किस तरह जकड़ रखा है, आज तक ने इसकी पड़ताल की। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने खुफिया कैमरे पर एक ड्रग पेडलर से डील की। देखिए कितनी आसानी से मुंबई में ड्रग्स मिलता है। आज तक ने मुंबई की गली गली में ड्रग्स बेच रहे नशे के सौदागरों की भी पड़ताल की। पहले आपको दिखाते हैं कितनी आसानी से कोक यानी कोकीन बिक रही है, और ये सौदागर ड्रग्स की क्वालिटी की गारंटी तक दे रहे हैं। हाँ, आप ही हो? कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? 1 नंबर, 1 ग्राम 7,000। 1 ग्राम 7,000 रुपए का? महंगा नहीं है? हाँ, महंगा नहीं है। 1 नंबर माल है भाई। दिखाओ, चख के देखो। दिखाओ। ये असली है? चख के देख लो। माल अच्छा है क्या? क्या रेट क्या है? 1 नंबर 7,000 1 ग्राम। तो बड़ा महंगा है यार। 7,000 1 ग्राम, 1 नंबर माल है भाई, गोवा का है। ये बम्बे का थकेला माल नहीं है। और एमडी है? जल्दी एमडी है ना। क्या रेट है एमडी? 1700। वैसे आपके लिए कर देंगे 1600। पार्टी के लिए 1 नंबर है। पार्टी के लिए एमडी 1 नंबर है। और नकली हुआ तो माल? गारंटी अपनी। गारंटी फिर कहाँ खोजूंगा मैं तुमको? हो ना, कॉल करना। जल्दी करो भाई। क्या इतना जल्दी क्या है? बोलो, सेक्शन टाइट है ना भाईजान। अभी तक की बातचीत से आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि गोवा की ड्रग्स से मुंबई में कैसे लाखों के वारे न्यारे किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ गोवा ही नहीं, मांगे जाने पर नशे का ये सौदागर विदेशी ड्रग्स तक देना कबूल कर रहा है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास वो है क्या, गांजा है, वीड है? है ना, वीड है। अमेरिकन वीड है भाई। अमेरिकन वीड? अमेरिकन वीड बहुत महंगा है। क्या रेट है? बहुत महंगा है। क्या रेट क्या है? 6,000। 6,000 रुपए? कहाँ का है? यूएस का है? यूएस का है तुम्हारे पास अभी? हाँ? है तुम्हारे पास? है। दिखाओ। ये अमेरिका का है? देखो। हाँ बस सुन लो। ये अमेरिका का है? अमेरिका, यूएस। सस्ता वाला है कोई? नहीं। लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब जानना अभी बाकी था कि क्या बॉलीवुड सितारों तक भी ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। बातों बातों में ही नशे के इस सौदागर ने साफ कर दिया कि ड्राइवर और बाकी लोगों के जरिए
फिल्म वालों तक भी ड्रग्स आसानी से पहुंचा दी जाती है। सब मिलेगा। तो लेके कैसे आते हो इतना सारा तुम लोग? वो है हमारा, तुम खाली काम की बात करो ना भाईजान, कितना चाहिए, सेक्शन टाइट है एकदम, बोलो ना क्या है। तो पेटीएम करूंगा, लोगे क्या? पागल है क्या? फिर पेटीएम को ही करते हैं, कैश है ना भाईजान, कैसी बात कर रहे? कैश नहीं है ना भाई अभी। कैसी बात कर रहे यार, तुम मेंटल है क्या थोड़ा? पेटीएम नहीं लोगे? टाइम वेस्ट कर रहा, पागल है क्या? पेटीएम को करते हैं अच्छा ठीक है, मैं मंगा रहा हूँ, कैश मंगा रहा हूँ। मेरे को ये बताओ कि ये जो अभी इतना सब चल रहा है, ये फिल्म वाले लोग लेते हैं क्या? ये लोग कैसी बात कर रहे? लेते हैं ना भाई, लेते हैं, सब लेते हैं। किसी को बेचा है कभी? ड्राइवर और उन लोग के खास लोग आते हैं, उन लोग चल के आएंगे क्या? अकेला है क्या? सब ड्राइवर लेके आते ड्राइवर हैं? उन लोग के जो खास लोग आते हैं। अभी कहाँ ये सब क्या, ये सब जो चल रहा है अभी, सुशांत वाला देखा है? वो सब पता नहीं, वो सब फालतू की बात मत करो भाई। तो रुक जाओ ना, थोड़ा कैश आएगा तो फिर। नशे के माया जाल में माया नगरी किस कदर जकड़ी हुई है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बात सुशांत केस की, जिसमें तमाम फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक खबरें और थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन आप ऐसी खबरों से बचकर रहिए, इन पर विश्वास मत करिए। सही और सच्ची खबर के लिए देखिए सिर्फ आज तक। सुशांत मामले में निष्पक्ष खबर देखने के लिए देखते रहिए आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कैसी उथल पुथल थी? क्या सुशांत वाकई इतने परेशान थे कि वो खुदकुशी जैसे कदम को उठा सकते थे? सुशांत केस में पहली बार उनकी बहनों का बयान सामने आया है। पहले हम आपको सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान सुनाते हैं। वही मीतू सिंह जो 8 जून से लेकर 12 जून तक सुशांत के साथ रही। अपनी बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत की खुशियों की इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि एक चमकता हुआ सितारा अंदर से कितना टूटा हुआ था। सुशांत की रहस्यमय मौत के 80 दिन बाद सुशांत की बहनों का वो बयान आज तक के हाथ लगा है जो सीबीआई के पास है। सबसे पहले सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान सुनिए, जो सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचने वाली पहली बहन और परिवार की पहली सदस्य थी, जो सुशांत की मौत से 2 दिन पहले तक उनके घर में थी। मीतू ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था, वो बयान सीबीआई के पास है, जिसमें सुशांत की बहन ने कहा है कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने हमारे पूरे परिवार से कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरी बहनें नीतू सिंह और प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत से मिलने उसके फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आ गई। हमारी सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहीं और उसकी सही तरीके से देखभाल की। मेरा भाई सुशांत सिंह प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने अपने साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह असहज महसूस कर रहा था। वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। सुशांत की बहन मीतू मुंबई में रहती है। कोरोना के कारण इस साल लॉकडाउन में सुशांत घर में रहे, इस कारण उनकी स्थिति और बिगड़ गई। जिस 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और मीतू उनके घर गई, उस दिन के बारे में मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान दिया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। 8 से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहाँ थी, उनकी बहन वहाँ थी, बाकी लोग वहाँ थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में। अब आते हैं उस दुर्भाग्यशाली दिन पर जिसके बारे में मीतू ने बयान दिया। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया, जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है, वो हो सकता है कि सो रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से नहीं बंद करते। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा वो मुझे कॉल करके बताए।
कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं, जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा। सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। इसके बाद पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने जहां सुशांत को मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत ने बिजनेस या किसी और वजह से क्यों आत्महत्या की। बहन मीतू मुंबई में रहती थी। सुशांत की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ भी थी। सुशांत की मौत की खबर सबसे पहले मीतू तक पहुंची। हालांकि अब सुशांत की बहन इस बयान से इनकार कर रही है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको सुशांत की उस बहन का बयान सुनवाते हैं जो फरीदाबाद में रहती हैं और उनका नाम है नीतू सिंह। उनका भी यही कहना है कि पिछले साल अक्टूबर से ही सुशांत मायूस होने लगे थे। सुशांत बहनों के बेहद करीब थे और सुशांत की परेशानी बहनों को भी बेहद परेशान कर रही थी। सुशांत की एक और बहन नीतू सिंह के बयान में भी ये कहा गया है कि बीते साल अक्टूबर से ही सुशांत मायूस होने लगे थे। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को कहा कि वो मायूस महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं और मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में उनके फ्लैट नंबर 601 पर गए। मेरे भाई सुशांत सिंह अपने करियर में उतार चढ़ाव देख रहे थे। नवंबर 2019 में मेरे भाई सुशांत सिंह बुरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर केसी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से वो घर पर रह रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, कसरत कर रहे थे, ध्यान के साथ योगा भी कर रहे थे। और अब आप सुशांत की एक और बहन का बयान भी सुन लीजिए जो दिल्ली में रहती है और जिनका नाम प्रियंका सिंह है। 8 जून की सुबह प्रियंका ने ही सुशांत को इलाज के लिए दवा का सब्सक्रिप्शन व्हाट्सएप किया था। 2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और दूसरी बहनों को बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वो इससे बाहर आ गए। 2013 में उन्होंने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया। उसके बाद उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं, मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के उनके फ्लैट पर गए। नवंबर 2019 में मेरे भाई बुरा महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर केसी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। 4 जून 2020 को मैंने अपने भाई सुशांत सिंह को फोन किया और मैंने पूछा कि 4-5 दिनों से क्यों नहीं बताया अगर वो बुरा महसूस कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं मिलने आऊंगी। मेरी बहन नीतू सिंह मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने आई थी और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ 4-5 दिनों के लिए रह रही थी। 12 जून को मेरी बहन नीतू सिंह अपने घर गोरेगांव गई क्योंकि उनके घर में कुछ काम था। आपने प्रियंका की तीनों बहनों के बयान को सुन लिया। ये बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन ऐसे बयान से सुशांत के पिता के वकील इनकार करते हैं। लेकिन तीनों बहनों के बयानों को मिलाइए तो उनका कहना है पिछले साल अक्टूबर से सुशांत की तबीयत बिगड़ी जब वो रिया के प्रभाव में आ चुके थे। हालांकि उससे भी बड़ी बात यह है कि 2013 से ही वो कई बार अच्छा महसूस नहीं करते थे। जांच सीबीआई के हाथ में है, इसीलिए देखिए कि आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट बैठता है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस को दिए बहनों के बयान पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाए, लेकिन जवाब देने के लिए आज तक पर आए रिया के वकील सतीश मानी शिंदे। पहली बार सुशांत केस में दोनों पक्षों के वकील एक साथ आज तक पर आए। आप भी सुनिए अब तक की सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव कानूनी टक्कर। मिस्टर मान शिंदे, हम आपको सुनाते हैं आज विकास सिंह साहब ने क्या कहा है। जरूरी नहीं है दवा लेने पर, फिर इस पर आपका रिस्पॉन्स लेंगे। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था।
2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। जी मानी शिंदे जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि 2013 में परेशानी थी, उसकी दवा ली थी, इलाज हो गया था। 13 से 19 तक फिर कोई परेशानी नहीं थी। रिया आई, उसके बाद से दिक्कतें हुई, और 8 जून पर वो कह रहे हैं कि जो दवा उनकी बहन भी एंग्जाइटी के लिए लेती थी, वही दवा उन्होंने अपने भाई सुशांत को बताई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। मेरा इनका जो स्टेटमेंट है उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि 5 डॉक्टर है, हरीश शेट्टी और 4 डॉक्टर्स जिसने उसको ट्रीट किया था, उनको बुलाया जाएगा सीबीआई में। वही कहेंगे कि इनका बीमारी क्या था और क्या नहीं था, और एक्सप्लेन करेंगे कि कब से था और कब से क्या हो रहा है। तो मेरा कोई इसमें टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको डिटेल में हम बाद में सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे पहुंचे हैं लद्दाख। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब आप परिस्थितियां देखिए, जो 19 तारीख की रात हुआ है बॉर्डर पर, एलएसी पर, उसके मद्देनजर ये दौरा अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत भी भारत और चीन के बीच चल रही थी, लेकिन बातचीत अभी कोई एक मुफीद रिजल्ट तक नहीं पहुंची। लिहाजा इस बीच एक ये अहम दौरा सेना प्रमुख नरवणे का हुआ है। लद्दाख दौरे पर है जनरल एमएम नरवणे। इस दौरान कैसे अभी हालात हैं एलएसी पर, सीधे इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन भारतीय फौज एलएसी पर मुस्तैद। जिस तरह का एक्शन 29 अगस्त की रात हुआ और उसके बाद से जो परिस्थितियां अभी एलएसी पर बनी हुई हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल और उत्तराखंड तक के वो इलाके, वो सीमा जो चीन से लगती है, भारतीय फौज उस पर मुस्तैद। लेकिन इसी बीच जनरल नरवणे का ये दौरा अपने आप में बहुत अहम है। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख का ये लद्दाख दौरा हुआ है। जो परिस्थितियां अभी पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर बनी है, जहां पर चीन दाखिल हुआ था, जहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई थी और भारतीय सेना ने जवाब दिया था, उसके बाद से परिस्थितियां अभी वहां पर टेंस्ड हैं। गौरव सावंत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अब गौरव, आर्मी प्रमुख वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरे का बहुत अहम अर्थ यहां पर है, क्योंकि जो परिस्थितियां 29 तारीख के बाद से वहां पर मौजूद हैं, सेना का मनोबल बढ़े, सीधे ग्राउंड पर जाकर जो टॉप लीडर है वो जानकारी ले। न केवल जानकारी ले, बल्कि जो वीर जवान इन ऑपरेशन का हिस्सा थे, उनके कमांडर्स उनका मनोबल बढ़ाएं, उनसे बातचीत करें और आगे की रणनीति को बहुत सफाई से जमीनी स्तर पर अभी वो रिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन इस समय भी लद्दाख में बहुत तेजी से चल रहे हैं। किस तरह के ऑपरेशन, चीन किस तरह से इसका पलटवार कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में भारत को क्या करने की आवश्यकता है सेना को। और ये न केवल सेना का ऑपरेशन है मीनाक्षी, इसमें भारतीय वायुसेना की इस समय बहुत अहम भूमिका है। भारतीय नौसेना के जो टोही विमान है वो लगातार चीन पर नजर रखे हुए हैं, न केवल हिंद महासागर के क्षेत्र में, बल्कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमान हिमालय में भी सरहद के उस पार पैनी नजर रखे हुए हैं। कोई हल्का सा भी मूवमेंट होता है दूसरी तरफ तो सीधी जानकारी यहाँ पर आती है और रणनीति को रिफाइन किया जाता है। तो बहुत ही टेंस सिचुएशन है इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है ऐसा अंदेशा है, क्योंकि चीन बातचीत का केवल दिखावा करता है, बहाना बनाता है और फिर अपनी कार्रवाई को करता है। मीनाक्षी।